हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर है केंजर मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड या फिर इसको हम लोग जो है इनकम डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। इसमें जो है हम लोग ये भी एनालिसिस करते हैं स्पेंडिंग एंड आउटपुट की रिलेशन के बारे में। स्पेंडिंग जो होती है उससे आउटपुट डिसाइड होता है और इनकम लेवल डिसाइड होता है, और आउटपुट और इनकम से ही स्पेंडिंग डिसाइड होती है। तो इनकी आपस में क्या रिलेशन है वो हम लोग जिसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। आगे आती है एजम्पशन। इस वाले चैप्टर में क्या क्या एजम्पशन काम करेंगे। पहला पहला एजम्पशन ये है, फर्स्ट एजम्पशन है कि जो भी प्राइस होगा गुड्स का वो फिक्स होंगे, यानी वो चेंज नहीं होंगे और गिवन होंगे। ठीक है, और ये जो प्राइस गिवन है इस पे सारी फर्म्स जो हैं वो तैयार है अपने गुड्स को आउटपुट को बेचने के लिए। ठीक है, ये जो एजम्पशन है पहली और दूसरी, इससे ये पता चलता है कि जो सप्लाई कर्व है वो फ्लैट रहेगा। और अगर कोई यानी कि जो भी कुछ भी चेंज आएगा एग्रीगेट डिमांड में चेंज होने की वजह से ही जो है ये जो इकोनॉमी का लेवल ऑफ आउटपुट है वो डिसाइड होगा। यानी एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सप्लाई और कम होगी तो कम सप्लाई। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज और टैक्सेस वगैरह जो होते हैं और फॉरेन ट्रेड जो होते हैं, ये माना जाता है कि ये आज़ाद है, ऑटोनोमस है, ये अपने आप काम करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है इनकम के मुकाबले। ठीक है, अब आती है बात है एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स हैं उन सब का टोटल, चाहे वो हाउस होल्ड ने मांगे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट खरीदना चाहती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनियाँ खरीदना चाहती है, कोई भी खरीदना चाहता है, जो जिस भी गुड्स की डिमांड है उसका टोटल एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांडेड इन एन इकोनॉमी। तो इसकी अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं, फंक्शन बनाएं, तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। यहाँ पे सी क्या है, सी है जो कंजम्पशन पर्पज के लिए जो गुड खरीदते हैं, हाउस होल्ड जो बेसिक खरीदते हैं। फिर आई जो है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का, ये कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, अगर एक कोई फार्म है वो कैपिटल गुड्स खरीदती है, मतलब वो मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह खरीदना चाहती है जिससे कि अपने आउटपुट को और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये भी एक टाइप का खर्चे होता है। ये गुड्स का, ये जी का मतलब क्या, गवर्नमेंट के जो खर्चे वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट की परचेजेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो सारा जी से होता है। और एन एक्स हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है, यानी एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बनती है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेज प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। कहता है इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पर सिर्फ दो सेक्टर होंगे यानी हाउस होल्ड फर्म्स होगी, वहाँ पे सी और प्लस आई होगा। खाली सी जो हाउस होल्ड कंजम्पशन करेंगे, आई जो फर्म्स से अपना मशीनरी वगैरह खरीदेंगे। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर तीन चीज़ें होंगी, उसमें अब गवर्नमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, और फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अब नेट एक्सपोर्ट्स भी आ जाएगा, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले फॉरेन सेक्टर वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो अगला टॉपिक आता है हमारा, क्या था, हाँ, इक्विलिब्रियम लेवल, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि वाई कब होगा, जब ये एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा। यानी हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है अगर वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा कि जो है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी कि वाई इक्वल टू ए डी, यानी कि वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। डिसइक्विलिब्रियम कब कहलाएगी, डिसइक्विलिब्रियम जब कहलाएगी जब हमारे वाई जो है एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं होगा। अगर वाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर नहीं होगा तो इससे क्या होगा, एक अनप्लैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर डिस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट कब, कि भाई दो सिचुएशन बनेंगी इसके अंदर। पहला कि वाई इज ग्रेटर देन ए डी, यानी आउटपुट ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है। आउटपुट ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो आउटपुट है वो तो ज़्यादा हो गया और एग्रीगेट डिमांड कम है। तो यानी कि इनका जो इन्वेंट्री है वो एक्यूमुलेट हो गई, इकट्ठा हो गई। अब इससे क्या होगा, इसकी वजह से जो आई यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म विल हैव टू कर्टेल प्रोडक्शन, कर्टेल मतलब अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा अंटिल इक्विलिब्रियम, कब तक, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम वापस अचीव ना हो जाए, यानी कि जो आउटपुट है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर ना पहुंच जाए, तब तक वो अपने जो है आउटपुट को, प्रोडक्शन को रोक के रखेंगे। फिर आता है वाई लेस देन ए डी, यानी अब क्या हो गया, अब जो है आउटपुट हो गया कम और डिमांड हो गई है ज़्यादा, यानी कि ये जो है आई यू जो है वो लेस देन जीरो हो गया। ऊपर आई यू जो था वो ग्रेटर देन जीरो था। अब आई यू अगर जो लेस देन जीरो हो गया है तो फर्म क्या करेगी, अपने जो है प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। और प्रोडक्शन को कब तक बढ़ाएगी,
जब तक बढ़ाएगी जब तक कि ये वापस जो है अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं पहुंच जाता। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे हमारे पास एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोग जो है सी प्लस आई को लेके चलते हैं। ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ पे हम लोग जो है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है और जो नेट एक्सपोर्ट्स है इसको जीरो लेके चलते हैं। अब आपको पता है कि हम लोग ये पहले ही मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है लेवल ऑफ इनकम से। ठीक है, तो मेन फोकस जो है हमेशा कंजम्पशन पे होता है, क्योंकि कंजम्पशन सेक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। कंजम्पशन पर ही पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम लोग पहले कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। कंजम्पशन के बारे में ये कहा जाता है कि जो डिमांड फॉर कंजम्पशन होती है गुड्स की, वो इनकम के लेवल के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं, अगर हाई इनकम वाले लोग हैं तो उनका जो खर्चा होता है, उनका जो कंजम्पशन होता है, वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं लोअर इनकम वाले लोगों के मुकाबले। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सी इक्वल टू सी बार ए प्लस बी वाई। ये सी बार ए का जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है कि इनकम चाहे जीरो भी हो तो भी बंदा खर्च करता ही है। जैसे कि आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, और कोरोना टाइम में क्या है कि लोगों के इनकम तो है नहीं, लेकिन क्या उनका कंजम्पशन बंद हो गया है? क्या वो लोग दूध वगैरह नहीं लाते हैं? क्या उनको नमक नहीं चाहिए? क्या उन्होंने खाना नहीं खाना है? तो ये वो कंजम्पशन है जो कि होगा ही होगा, चाहे इनकम लेवल जीरो भी हो जाए। और ये बी वाई है, बी वो कंजम्पशन है जो कि इनकम के लेवल के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसको हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। अब इस फिगर में देखो, ये फिगर पे हमने जो 45 डिग्री पे एग्रीगेट डिमांड का वो खींचा, और ये सी ए जो है ये कंजम्पशन फंक्शन बता रहा है। सी ए जो पॉइंट है, ओ से ओ सी ए अगर ये पोर्शन देखा जाए तो ये वो पोर्शन है जो कि जो है कई एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड खर्च करता ही करता है, चाहे उसका इनकम लेवल जीरो हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो सी ए जो है वो कंजम्पशन फंक्शन है वाई एक्सिस पे, और ये जो है ये इसको हम लोग जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन ही बोलते हैं, क्योंकि ये होता ही होता है। ठीक है, बी जो है कांस्टेंट, बी जो है वो स्लोप है कंजम्पशन का, बी जो है स्लोप है कंजम्पशन का, और इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी या फिर एमसीबी एमपीसी भी कहते हैं। ये शो करता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ये कंजम्पशन पर यूनिट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ये एक से कम होता है तो ये फ्रैक्शन में होता है। जैसे ये जो है ये रुपीज़ का एक फ्रैक्शन होता है, इनकम का फ्रैक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो बी 0.70 है, तो हर रुपये के बदले में जो हमारा जो बी होगा वो 70 पैसे होगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो 1000 रुपये सैलरी मिल रही है तो 700 रुपये वो खर्च करेगा। यानी ये जो है बी जो है टोटली इनकम पे डिपेंड करता है। इसको भी पढ़ लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज द इंक्रीज इन द कंजम्पशन पर यूनिट इंक्रीज इन द इनकम। ठीक है, चलो अब आगे आता है सेविंग। अब देखो सेविंग क्या होता है बेसिकली। अगर मान लो कभी इनकम मिले किसी बंदे को, उसमें से उसने पैसे खर्च कर दिए, क्या वो सारी की सारी इनकम खर्च कर देता है? हाँ, कई लोग कर देते हैं और कई लोग नहीं भी करते। तो जो लोग नहीं करते सारी की सारी इनकम को खर्च, तो वो कुछ जो है इनकम में से नेट बचा लेते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जो है सेविंग बोलते हैं। तो इनकम का वह पार्ट जो खर्च नहीं किया गया वो सेविंग कहलाता है। तो यहाँ पे सिर्फ बिकॉज देर आर ओनली टू यूज ऑफ इनकम, कंजम्पशन या फिर सेविंग, या तो कंज्यूम कर लेगा या फिर सेव कर लेगा। अब सेविंग फंक्शन क्या बनेगा? सेविंग फंक्शन बनेगा इनकम में से अगर कंजम्पशन को लेस कर दें। ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 जो है हमारी बजट कांस्टेंट है, बजट को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ठीक है, और ये शो करती है कि सेविंग जो है वो इक्वल है इनकम नेट ऑफ कंजम्पशन। इनकम नेट ऑफ कंजम्पशन मतलब इनकम में से कंजम्पशन माइनस किया हुआ है। अब फोर्थ इक्वेशन में अगर इस फिफ्थ को मैं डाल दूँ, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सी है, सी की जगह मैं कंजम्पशन फंक्शन डाल दूँ तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम जो इसकी जगह हम लोग जो है एस वर्ड यूज कर सकते हैं, और एस इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस बी, और एस हमेशा जो है जीरो से बड़ा होता है, एस हमेशा जीरो से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ये और एस क्या है? ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। जैसे बी हमारा क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, वैसे यहाँ पे एस जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। ठीक है, और ये शो करता है कि जो है सेविंग्स बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, और एस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है
एस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेविंग्स जो है वो इनकम का फंक्शन होती है। अब एग्जांपल ले लें, अगर हमारा एम पी सी 0.70 है, एम पी सी हम क्या किस बोलते हैं, बी को, तो हमारा जो एम पी एस है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 0.30। ठीक है, यानी 1 रुपये में से 70 पैसे वो खर्च कर रहे हैं और 1 रुपये में से 30 पैसे जो है वो जो है बचा रहे हैं। और दो सेक्टर इकोनॉमी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए डी सी प्लस आई, और इसको हम लोग जो है ए डी इक्वल टू सी ए प्लस बी वाई प्लस आई भी लिख सकते हैं। ठीक है।